अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इसके ज़रिए तमाम द डिसिप्लिन एकेडमी नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 7 और जनरल साइंस की किताब है ये, और चैप्टर नंबर है 10 और इसका लेक्चर नंबर है 4। कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए। देखते हैं जी, पेज नंबर 140 पर हमारे पास क्या है। हमारे पास 10.6 है टॉपिक नंबर, और जनाब इसमें जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले हम थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जनाब चीज़ें जो हैं वो या तो सिकुड़ती हैं या फैलती हैं जी। अब सिकुड़ना या फैलना क्या होता है, ये मैं अगेन थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि जब हीट मिलती है मेटल्स को, सो दे एक्सपेंड, वो फैलते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमें डेली लाइफ में मिलती हैं। मैं आपको अब एक दो एग्जांपल उसमें से देता हूँ। हो सकता है कि किसी बच्चे का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो, गांव वगैरह में या जो बहुत अंदरून इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पर छतों में टी आर गिर्डर्स यूज़ होते हैं। तो वो टी आयरन गिर्डर्स जो होते हैं ना, वो जनाब बाहर रखे जाते हैं दीवारों से थोड़े, जब वो छत में डाले जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में वो एक्सपेंड होते हैं। और अक्सर जब ऐसा ख्याल नहीं रखा जाता तो वो दीवारों को तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। गर्मियों में अक्सर दीवारों में वहाँ क्रैक्स आए होते हैं, क्योंकि जब वो एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं दे एक्सपेंड, तो फिर जाहिर है कि उनको जगह तो नहीं मिलेगी, तो उन्होंने वो दीवार जो है ना उसको डैमेज कर देना है। इस वजह से उनको उससे बाहर रखा जाता है, थोड़ा सा निकाल कर सुराख करके दीवार में से, ताकि वो आसानी से एक्सपेंड हो सकें और फिर सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ जो है फिर रेल की पटरी का भी यही मामला है, वो भी आएगा इंशाल्लाह, आपको भी इसमें नज़र आएगा और वो आप चीज़ें देखेंगे। अच्छा जी, अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, इसके क्या हैं, यानी इसके असरात विद देयर एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको जो नज़र आ रही है वो है थर्मोमीटर, क्योंकि ये बहुत सादा सी मिसाल है, अक्सर घरों में पाया जाता है। ऑल सब्सटेंसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग एज वी ऑल नो। ठीक है, तमाम सब्सटेंसेस जो होते हैं वो जनाब हीटिंग या गर्म करने के ऊपर वो एक्सपेंड कर जाते हैं, और जाहिर है कि जब कूल डाउन हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन आवर डेली लाइफ। और इस किस्म की जो फिर ये प्रॉपर्टी है इन सब्सटेंसेस की, ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ द एग्जांपल्स। चलिए जी देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर लिक्विड इन थर्मोमीटर है, ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज़ होता है एज अ लिक्विड विच डज़ नॉट वेट द ग्लास। ये उस तरह का नहीं होता पानी की तरह कि ये ग्लास को गीला करेगा, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी है। जब इसका कभी तस्करा आया तो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। पारा कहते हैं इसको, जो इसके अंदर यूज़ होता है, और ये इसका बल्ब होता है जिसके अंदर ये पारा मौजूद होता है। और जब ये मुंह में रखा जाता है या जिस्म के किसी भी हीटेड हिस्से के साथ, तो फिर ये हीट के साथ जो है ना ये एक्सपेंड करता है और ये आपको रेटिंग बताता है। बहरहाल अभी बहुत आसान सी चीज़ है। मर्करी राइजेज इन द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टॉप्स आफ्टर रीचिंग थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ऑफ द पर्सन। यानी वो एक्सपेंड करता है और एक्सपेंड करते करते वो बॉडी के टेम्परेचर के जब इक्वल आ जाता है तो फिर वहाँ जाकर वो रुक जाता है, और फिर हम वहाँ से रीडिंग कर सकते हैं कि इस आदमी का जिस्म का टेम्परेचर क्या है। ये आपको नज़र आ रहा होगा 37, ये सेल्सियस या सेंटीग्रेड है। इसी के नीचे इसका इक्विवेलेंट जो है वो फ़ारेनहाइट भी है, और इसमें 98.6 इसका इक्विवेलेंट है। ये मैं कन्वर्जन्स आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आगे चलते हैं जी। ओपनिंग द बॉटल लेड विद हॉट वाटर। ये गर्म पानी के साथ अगर किसी बोतल का ढक्कन खोलना हो, मिसाल के तौर पर कोई बोतल है, जैसे कि लेट्स सपोज जैम की बोतल है, तो जैम की जो बोतल होती है जनाब, अगर उसको आपने खोलना है और उसका ढक्कन बहुत टाइट हो गया है, तो उसे आप गर्म पानी के अंदर रखें थोड़ी देर उस ढक्कन को, इट विल एक्सपेंड, और फिर आप आसानी से खोल लेंगे। गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स आप देख सकते हैं, ये एक रेलवे ट्रैक है और इसके ये देखें, ये जो दो ये गिर्डर्स हैं, इनके दरमियान ये गैप रखा गया है ताकि ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और ज़ाहिर है कि रिलैक्स करें या एक्सपेंड करें, और अदरवाइज़ ये इस तरह के मामलात हो जाते हैं अगर ये ना किया जाए। तो यार आसान सी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स इन ब्रिजेस। यस, देखें एक्सपेंशन जॉइंट्स जो होते हैं ना, ये क्या हैं, देखें ये रेलवे ट्रैक के बाद अगर हम आगे जाएं ब्रिजेस में या पुलों की तरफ, तो आपको यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन जॉइंट नज़र आते हैं। ये आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा। एंड दे हैव दिस स्पेशल शेप। ये देखें इसकी जार टाइप शेप होती है,
जिसकी ये टीथ बने होते हैं, और उससे होता ये है कि ये एक्सपेंड और ज़ाहिर है रिलैक्स या एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आसानी के साथ, और किसी भी सिचुएशन में ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर फिर नहीं करते। So bridges have long span, but it is divided into small sections with expansion joints between them as shown in the figure. मतलब एक जो ब्रिज होता है या पुल होता है वो बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, मतलब 200 मीटर का भी हो सकता है। अब होता क्या है कि जनाब उसे छोटे छोटे सेक्शंस में या टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, हर 10-20 गज़ के बाद या मीटर के बाद। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये कोई वो नहीं है ज़रूरी कि चीज़ ऐसे ही है, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है इस तरह पीसीज में, और वहाँ उनके जॉइंट लगाए जाते हैं, जानबूझकर ऐसे किया जाता है। और इन एक्सपेंशन जॉइंट्स की वजह से जो ब्रिजेज़ होते हैं वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं गर्मियों और सर्दियों में बग़ैर किसी डैमेज के। अब यहाँ रुक जाएँ जी, स्टॉप एंड चेक देखते हैं क्या है। 2 इलेक्ट्रिक वायर्स ये आपके सामने हैं, ब्लू एंड रेड वायर। अब जाहिर है कि ये इस वक्त क्योंकि ये किताब कलर्ड नहीं है, सो आई कांट डिस्टिंग्विश ब्लू एंड रेड। बहरहाल ये इन्होंने आपको एक दिया है, यहाँ पर एक क्विज दिया है, इसको देखते हैं क्या कहते हैं। ये दे आर टाइड टू पोल्स एज शोन, ये पोल के साथ बंधी हुई है। विच वायर में ब्रेक ड्यूरिंग विंटर्स, तो ये आप खुद इसको देख लीजिएगा बुक के लिहाज से। मैं बुक के अंदर देखकर, जो बाकायदा तौर पर प्रिंटेड बुक है, तो वहाँ से देखकर भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी कि वो बुक जो है वो टूट जाएगी विंटर्स में। वो क्यों टूट जाएगी? क्योंकि जब वो ज़ाहिर है कि एक्सपेंड होके जब वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं होगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की, क्योंकि ये देखें ये तार बहुत टाइट है और मेरे ख्याल से ये रेड या ब्लू में से कोई एक है, मुझे कंफर्म नहीं है। ये तार ढीली है, ये आप देख सकते हैं इस तरह कर्व शेप में है। तो अब इसमें ब्लू और रेड चूँकि मुझे समझ नहीं आ रहा, जाहिर है कि किताब जो है ये ग्रे स्केल है कंप्यूटर के ऊपर, सो आई कांट डिस्टिंग्विश के विच वन इज़ ब्लू एंड विच वन इज़ रेड। लेकिन ये बात आपको यकीनन अब तक जो आपने पढ़ा है वो समझ आ गई है कि ये जो तार बिल्कुल ढीली ढाली सी है, इस तरह कर्व शेप में नीचे ये झुकी हुई ये लगी हुई है, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी खींचे भी तो इसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतनी लचक है कि इसको कोई मसला नहीं होगा, रिलैक्स भी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी, वट एवर। लेकिन ये जो बिल्कुल टाइट तनी हुई है ऊपर ये तार, ठीक है ना, तो ये अगर मज़ीद इसको खींचा जाए तो ये टूट जाएगी, या खींचने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करे, या मतलब जिस तरह भी है तो ये टूट सकती है, डैमेज हो सकती है। अब ये रेड है या ब्लू है ये आप बुक में देख लीजिएगा, फिर आप इसका जो है ना वो आंसर लिख सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट ज़रा देख लें जनाब, ये आपके सामने कुछ डायग्राम है और इसको आपने समझना है। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ना जी कंडक्शन का, वो तो मैं आपको इससे पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ और ये बहुत आसान सी चीज़ है। देखें कंडक्शन जो है ना वो फिज़िकली किसी चीज़ को टच करने से आती है। मिसाल के तौर पर अब मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, फॉरगेट अबाउट इट कि ये मार्कर्स हैं या जो भी है, इसमें से एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है। अब ये हॉट बॉडी जो है, इससे अगर हीट मैंने इस कोल्ड बॉडी में, इस वाइट वाले में मैंने ट्रांसफ़र करनी है, सो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए अगर ये मेटल है, मैं इसके साथ टच करूँगा फिज़िकली, टच करने के बाद थोड़ी देर के बाद ये गर्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है, यानी कोई भी चीज़ जिसको फिज़िकली आप जो है ना किसी चीज़ के साथ टच करते हैं और फिर उसके मटीरियल में वो खासियत पाई जाती है, वो एक अच्छा कंडक्टर होता है। इससे पहले भी मैं गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर का बता चुका हूँ, और वो एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, तो फिर वो एज अ रिजल्ट गर्म हो जाएगा, हीट उसमें ट्रांसफ़र होगी। क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, अगर आप कोई लकड़ी की चीज़ लेते हैं, जैसे अब मेरे पास ये स्केल है, ये लकड़ी का स्केल है स्टूडेंट्स, अगर इस स्केल को मैं लेट सपोज किसी भी गर्म चीज़ के साथ टच करता हूँ ना, यहाँ से पकड़ के, और इसका ये एंड, और तो चाहे यहाँ से भी मैं इसको टच करूँ, तो ये मेरे हाथ के पास मुझे हीट बिल्कुल फील नहीं होगी। यही चीज़ें लकड़ी के चम्मच वगैरह में, और आपने देखा होगा कि ये जो बर्तन होते हैं इनके साथ लकड़ी का दस्ता होता है ताकि हाथ ना जले, हाथ को हीट ना फील हो। तो ये कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के मामलात हैं। अब ज़रा पढ़ते हैं इसको कि हीट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड, और ये हम इससे पहले कर चुके हैं जी। इसके 3 वेज एंड मीन्स हैं या मेथड्स हैं, एक है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं, हमें यकीनन समझ भी आ गई है। हम कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझेंगे। यहाँ पर आपको कुछ बादलों का, कुछ एयर करंट्स का, और ये सारा आपको समझ आ रहा है। और अगर आप इसके अंदर तीर का निशान देखें और ये सारे टैग देखें तो आपको कन्वेक्शन रेडिएशन की इतनी ऑलरेडी समझ आ जाएगी कि यार ये जो सूरज है इससे कोई मतलब ये चीज़ कुछ आ रही है तो ये रेडिएशन की फॉर्म में है, ये नीचे से कुछ
ऊपर जा रहा है तो ये कन्वेक्शन है, और ये कंडक्शन जो है ये कोई पानी के अंदर शायद हो रही है या इधर लैंड पे हो रही है किसी ज़मीन पर। तो ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी जो है ना आपको वैसे ही डायग्राम में भी समझ आ जाएंगी, और अभी इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो वैसे ही समझ आ जाएगी। कंडक्शन मैं चूँकि पहले भी बता चुका हूँ, तो अभी इसको बिल्कुल हल्का फुल्का पढ़ लेते हैं क्योंकि ये अब आपको समझ आ गया है। इफ़ यू प्लेस अ स्पून ऑन फ्लेम एंड होल्ड इट्स अदर एंड यू कैन नॉट hold it longer because it will be heated up after few seconds, as we know. Now we would know that why handles of fry pan are made up of wood or plastic. जो फ्राइंग पैन होता है उसके हैंडल्स हमें अभी जैसे कि मैंने बताया उसका जो दस्ता होता है वो लकड़ी या प्लास्टिक का इसीलिए बनता है, या नॉन मेटालिक जिसको कहते हैं, ताकि आपका हाथ ना जले। कंडक्शन इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो मेथड होता है जिसमें हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो है ना वो जो गर्माइश जो है वो ट्रेवल करती है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल। वाइब्रेशन का मतलब है जो फिजिकल टच करने से जाती है, ये देख सकते हैं आप। सो जनाब ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर ये इन्होंने कोई चीज़ कोई वटएवर कोई मेटल की चीज़ डाली हुई है। इधर कुछ हाई टेम्परेचर है, ये गर्म हो रहा है, और ये फिर आगे लो टेम्परेचर है और वो आगे पहुंच जाएगा। कंडक्शन का ये वाला पैराग्राफ भी एक बार फिर समझ लेते हैं, मजीद आपको समझ आ जाएगी। देखें, कंडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ द बॉडी टू इट्स कोल्ड पार्ट। In solid, its particles are very close to each other. When one end of metal rod is heated, when particles at that end begins to vibrate more energetically, फिर ज़ाहिर है उसके वो पार्टिकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली जो है ना वो मूव करेंगे या वो वाइब्रेट करेंगे, एंड दे कोलाइड विद नेबरिंग पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ हीट टू देम, एंड इन दिस वे एनर्जी ट्रांसफर्स टू इट्स अदर एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पार्टिकल्स का थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम में भी समझा देता हूँ। इससे पहले भी हमने बहुत बार चीज़ें की हैं, तो वीडियो लेक्चर्स में हमारा या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इस तरह का वाइट बोर्ड होता है। कोई भी एक हम पार्टिकल की कोई फर्जी सी शक्ल बना लेते हैं जी, ताकि हमारे लिए समझना इसको आसान रहे जनाब। तो ये इजी हो जाता है जी इस तरह से। ये नहीं जनाब, ये इधर आ गया। इसी तरह ये मज़ीद इसको मैं डबल कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई। ये नहीं, अब ये एक पार्टिकल है स्टूडेंट्स किसी भी मेटल का। अब इसमें से एक ये चीज़ आ रही है। अब याद रखें कि ये समझ लें कि फायर है, या चले सॉरी इसको हम कह सकते हैं हॉट मेटल। लेट सपोज इसको हम हॉट मेटल समझ लेते हैं। ये ज़रा अच्छा होता है समझना कि कोई चीज़ है उसको पहले हम टैग कर देते हैं। जनाब ये हॉट मेटल है, और स्टूडेंट्स सॉरी उसके बाद ये यहाँ पर आ गया कोल्ड मेटल। ये स्टूडेंट्स कोल्ड मेटल है। अब कोल्ड मेटल का हमने ये समझना है कि कोल्ड मेटल जो है वो किस तरह से है और कैसे काम करेगा। हॉट मेटल जो है उसकी क्या मामलात हैं और इसको समझेंगे। देखें, हॉट मेटल अपनी जगह गर्म है, कोल्ड मेटल अपनी जगह है। इसके मॉलिक्यूल्स की आपस में वाइब्रेशन जैसे भी है वो जाहिर है हीट हर मेटल में हर इसके मॉलिक्यूल में पहुंच चुकी है, यानी यह मेटल पूरी तरह गर्म है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेटल जब गर्म किया जाता है तो उसके तमाम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और वो गर्म हो जाते हैं। ये नहीं होता कि हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई बहुत लंबा कोई मेटल है, जैसे कि मैंने बताया कोई मेटल रॉड है बहुत लंबा, तो फिर उसका अगर एक एंड आप गर्म करेंगे तो दूसरे एंड पे ज़रा गर्मी कम फील होगी, क्योंकि वो ये होता है क्योंकि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके एटम तो बेशक क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं, लेकिन वो हीट थोड़ी थोड़ी करके वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। गर्म ज़रूर होता है दूसरा एंड भी, लेकिन बाज़ औक़ात कम होता है। लेकिन अगर ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे फिर ये होगा कि कांस्टेंट हीटिंग से वो जो हीट होगी ना वो उस एंड से दूसरे एंड तक वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे लेट सपोज मैं ये एग्जांपल आपको अपने इस स्केल की देता हूँ। अब ये स्केल का एंड है जी और एक ये स्केल का एंड है। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये मेटल का है, वैसे तो ये वुड का है। अगर इस एंड के ऊपर मैं थोड़ी देर तक इसको हीट करता हूँ, ज़्यादा देर नहीं करता, चंद सेकंड 2-4 सेकंड के लिए हीट किया तो ये गर्म हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ तक हीट पहुँच सकती है, यहाँ तक, लेकिन इसके बिल्कुल इस एंड तक हीट नहीं पहुँचेगी। जब मैं कॉन्स्टेंटली इस जगह को गर्म करता रहूँगा, मॉलिक्यूल्स इसके वाइब्रेट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हीट एनर्जी को, तो फिर एंड टू एंड जो है ना वो यहाँ तक ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बेसिकली इसकी फ़िलासफ़ी है इसके बैक एंड की। अब इसी को समझ लेते हैं कोल्ड मेटल की तरह। जब जनाब ये होता है कि इस हॉट मेटल के पास, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि मज़ीद इसको यहाँ तक कर लेते हैं, इट वुड बी ईजी। अब ये यहाँ पे मैंने जो है ना चीज़ें रख दी हैं। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ जी, ये लें। अब मैं करूँगा ये कि ये जो कोल्ड मेटल वाले मॉलिक्यूल्स हैं या ये जो मेटल है जो कि ठंडा है,
ठीक हो गया जनाब। अब इस ठंडे मेटल को मैं इसके साथ टच करूंगा, ये मैंने टच कर दिया फिजिकली, यानी अब ये कंडक्शन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो गया। अब कंडक्शन प्रोसेस जो स्टार्ट होगा ना स्टूडेंट्स, उसमें होगा ये कि जनाब हीट जो है वो इस मॉलिक्यूल में गई, इसमें गई और इसमें गई। ये तो हॉट मेटल था, जैसे ये कोल्ड वाला इसके साथ टच हुआ तो इस मॉलिक्यूल से फिर वाइब्रेट होके इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और फिर इस तरह से ये स्प्रेड होती गई तमाम मॉलिक्यूल्स में। और इवेंचुअली क्या हुआ कि जब ये हीट इसमें पूरी तरह से जो है ना ये सरायत कर गई, तो ये जो मेटल था कोल्ड, ये भी हॉट हो गया, दोनों मिलकर एक जैसे यकजा हो गए। यानी कि जो उनका टेम्परेचर था एक हॉट मेटल का, वो ये भी इसके साथ जोड़कर दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया। तो ये अब आप कह सकते हैं कि ये एक अब हॉट मेटल बन गया कंबाइन होकर। यकीनन आपको समझ आ गई है कि किस तरीके से हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। जब वो मॉलिक्यूल्स आपस में फिजिकली टच हो जाते हैं तो फिर वो वाइब्रेट होकर अपनी पोजीशन पर, क्योंकि बहुत वायलेंटली, बहुत एनर्जेटिकली वाइब्रेट होते हैं, वो एनर्जी ज़ाहिर है अपने नेबरिंग एटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे। और जो मेटल हमने ठंडा उसके साथ टच किया, उसके भी एटम उसके साथ नेबरिंग हो जाएंगे। तो फिर ये होगा कि वो एज अ वन ऑब्जेक्ट उसको डील करेंगे और वो एनर्जी पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर फैल जाएगी, यानी हीट एनर्जी, और वो ऑब्जेक्ट हीटअप हो जाएगा। ये है इसका बेसिकली बैक एंड का कॉन्सेप्ट। गुड एंड पुअर कंडक्टर, ये इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ। देखें, गुड और पुअर का मतलब ये है कि एक ऐसा कंडक्टर जो बासानी हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। और जिस चीज़ के ज़रिए हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, यानी वो हीट को रोक देता है, उसे कहते हैं पुअर कंडक्टर। जी स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है पुअर कंडक्टर। जैसे कि मैं अगेन बताता हूँ, ये मेरे पास वुडन स्केल है। अब ये वुडन स्केल एक पुअर कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, इसलिए कि मैं अगर इसके एक एंड को आग के अंदर भी रख दूं तो मेरे दूसरे एंड पर, यानी जितनी देर मर्जी रखूं, मुझे किसी किस्म की हीट नहीं फील होगी, क्योंकि ये एक पुअर कंडक्टर है। इसके मॉलिक्यूल्स हीट को या बिजली को आगे ट्रांसफ़र नहीं करते। इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग बिजली का काम करते हैं उन्होंने रबर सोल के बड़े बड़े बूट पहने होते हैं, हाथों में रबर के बड़े बड़े दस्ताने होते हैं, उनके जो प्लायर्स होते हैं यानी प्लास वगैरह, उनके ऊपर रबर की या इंसुलेशन की बहुत मोटी तय होती है, पेचकस के पीछे तय होती है, ताकि जब वो इलेक्ट्रिकल शॉक के साथ जब वो टच हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही हो तो उनको नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि पीछे से उन्होंने जो उसका दस्ता पकड़ा होता है वो नॉन मेटल का या बैड कंडक्टर का होता है। तो ये बैड कंडक्टर का जो है ना जी कॉन्सेप्ट है। सो मटीरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स, माजरत, मेटल्स यानी कि जो धातें होती हैं, जैसे लोहा है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, बहुत सारे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये सबसे अच्छे कंडक्टर्स हैं अगर आप क्लासिफिकेशन में देखें। और बैड कंडक्टर्स में प्लास्टिक है, लकड़ी है, कपड़ा है, इस तरह की चीज़ें हैं, जब तक कि ये गीले ना हो, याद रखें। इन मैटर दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर एंड फास्टर टू ट्रांसफर एनर्जी। सिंपल, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट जब करते हैं तो फिर वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं अपने नेबरिंग एटम्स को, और इसी तरह ये पूरा जो उनका कंडक्टर होता है उसमें एनर्जी फैल जाती है। आगे चलते हैं। नॉन मैटर्स, मिसाल के तौर पर लकड़ी, प्लास्टिक, वूल यानी ऊन या कपड़ा, फर हो गई, ये दे डू नॉट कंडक्ट हीट इजीली, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर आल्सो कॉल्ड इंसुलेटर्स। और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, दे आर नॉट फ्री टू मूव। वेरी सिंपल जी, आसान हो गया यकीनी तौर पर। अब हम आगे जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दीज स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं। सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट देन लिक्विड एंड गैसेज। एयर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर्स। हवा जो है वो चंद अच्छे इंसुलेटर्स में से, इसीलिए आपने देखा होगा तारों के दरमियान भी गैप रखा जाता है, डिस्टेंस, तो वो हवा ही होती है मोस्टली। We wear wool sweater and wool cloths to keep our body warm because wool sweaters trap the air inside. Air being insulator do not allow heat to conduct easily. फिर वो हवा से बाहर नहीं जाने देती हम जो ये ऊन वगैरह की स्वेटर्स और ये जो कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा जिस्म गर्म रहे, वो हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है सर्दियों में। आसान है, हीट इज़ नॉट लॉस्ट बाय अ बॉडी एंड वी रिमेन वार्म। बर्ड्स फ्लफ आउट टू ट्रैप एयर इन विंग्स टू रिमेन वार्म इन विंटर। ये आप देख सकते हैं, फ्लफ का मतलब होता है ये अपने परों को इस तरह फैला लेते हैं, बहुत फ्लफ़ी और मोटे से लगते हैं इनके बाल वगैरह। बिल्लियों के साथ भी ये चीज़ होती है एंड एज अ रिज़ल्ट ये क्या करते हैं, ये एयर को ट्रैप करते हैं। कन्वेक्शन क्या चीज़ है? कन्वेक्शंस में अब तक हमें जो ऑब्जर्व करना चाहिए वो ये कि वाटर करंट्स मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर। वेरी सिंपल, जब पानी उबल रहा होता है तो
तो उसके ऊपर आपने बुलबुले या पानी की जो वर्लपूल है वो देखा होगा, हॉट एयर बैलून्स राइजिंग हाई इन द स्काई। और जाहिर है आपके हवा में या समंदर में ना, जब आप देखते हैं कि एक आसमान होता है और उसमें गर्म गुब्बारे जो हैं वो उड़ाए जाते हैं, तो वो जो गर्म गुब्बारे होते हैं ना वो ऊंचे ही ऊंचे जा रहे होते हैं, ये याद रखिएगा। अब उनके ऊंचे जाने की वजह से क्या होता है, क्योंकि वो उनमें हॉट एयर होती है और हॉट एयर जो होती है वो कोल्ड एयर के मुकाबले में कम डेंस होती है, याद रखिएगा, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब वो जैसे जैसे जाहिर है कि ऊपर जा रहे होते हैं, नीचे कोल्ड एयर होती है, तो कोल्ड एयर डेंसर होने की वजह से नीचे हो जाती है, हॉट एयर जो होती है वो लेस डेंस होती है, तो वो ऊपर, क्योंकि हल्की होती है तो वो ऊपर उठती जाती है। तो वो कोल्ड एयर के ऊपर जो है ना अपने पाँव रखते हुए, ये एक मैं फ़र्जी चीज़ बता रहा हूँ, जिससे हम सीढ़ियों पर पाँव रखते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, तो इसी तरह से हॉट एयर भी कोल्ड एयर के ऊपर 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 और फिर वो राइज हाई कर जाती है। तो इसको हॉट एयर बैलून्स जो है ना, इनकी ये पीछे इसकी थ्योरी है या इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऑल दीज एग्जांपल्स शो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट भी कह सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड इज नोन एज कन्वेक्शन। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल याद रखिएगा। एक तो हो गया ना ट्रांसफर ऑफ हीट जो थी वो बाय वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल, ये तो थी कंडक्शन में, टच किया, उन्होंने वाइब्रेट किया और अपने नेबरिंग जो एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे उनको हीट ट्रांसफ़र की। यहाँ पे उनकी एक्चुअल मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की एक जगह से दूसरी जगह, यानी हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन फ्लूइड्स। कन्वेक्शन जो होती है वो फ्लूइड्स में होती है, और फ्लूइड का मैं आपको बता चुका हूँ दो कैटेगरीज हैं, एक लिक्विड और एक गैस। ये मतलब कन्वेक्शन जो है ना ये सॉलिड्स में नहीं होती स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जब ठंडे पानी को गर्म किया जाता है बर्तन में, ये देखें ये गर्म हो रहा है या बॉयल हो रहा है, द वाटर टचिंग द बॉटम ऑफ द पॉट फर्स्ट रिसीव्स हीट। तो ये देखें ये पानी भरा हुआ है, इसमें ये लिक्विड है, तो जो सबसे बॉटम में तह में पानी है ना, ये इसको हीट मिलती है। इट एक्सपेंड्स एंड बिकम लेस डेंस। ये मैंने भी बताया कि गर्म होकर वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। कोल्ड वाटर जो होता है ना, जो ऊपर होता है, जो डेंसर होता है, जो भारी होता है, इट फ्लोज डाउनवर्ड। ये जाहिर है भारी होने की वजह से नीचे जाता है, और जो लेस डेंस होता है ये ऊपर की तरफ आ जाता है क्योंकि हल्का हो जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड सर्कुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर इज एस्टेब्लिश्ड। ये प्रोसेस फिर जारी होता है जनाब। और ये अगर आप गौर से इस साइकिल को देखें तो आप जब भी पानी वगैरह बॉयल करते हैं या अंडे बॉयल करते हैं पानी में, तो उस प्रोसेस को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल प्रोसेस या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं जिसके लिए आपको किसी साइंस लैब में जाना पड़ेगा। तो ये फिर पानी जा रहा है, गर्म होगा, इस पर आपको ये करंट्स नज़र आते हैं, इस तरह के भाप उड़ती हुई नज़र आती है। वी सी दैट दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। वेरी सिंपल। तो जनाब नीचे से ऊपर तक पार्टिकल जो है ना आपके वो मूव करते हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ आ जाते हैं, थर्मल क्लाइंबर की तरफ। ये क्या है देखें, ड्यूरिंग अ हॉट डे, एक गर्म दिन के दौरान, एयर नियर अर्थ सरफेस बिकम्स हॉट। तो ज़मीन के करीब जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। इट्स मॉलिक्यूल्स गेन ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, और फिर जाहिर है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी हवा गर्म होगी उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये इसकी डेफिनेशन है, अभी वैसे तो नहीं आई है लेकिन मैं आपको वैसे एडवांस में बता देता हूँ अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी या मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट देयर मोशन। उनकी मोशन की वजह से जो एनर्जी बनती है। सो इट्स एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर। तो ये जो हवा गर्म होती है ना ज़मीन के सरफेस पे, ये आपको पता है लेस डेंस हो जाती है, लाइट हो जाती है। लाइट का मतलब हल्की हो जाती है, फिर एक्सपेंड करती है या उठती है। दिस हॉट एयर राइजेस स्ट्रेट अप, ये ऊपर उठ जाती है। दिस अपवर्ड मूविंग एयर ड्यू टू कन्वेक्शन इज कॉल्ड थर्मल। और ये जो ऊपर उठने वाली गर्म हवा होती है ना, जो कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू उठती है, इसको थर्मल कहा जाता है। थर्मल्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट फ्लटरिंग देयर विंग्स। और ये थर्मल करंट, इनको थर्मल करंट भी कहते हैं। करंट वो वाला करंट नहीं है जो शायद आप समझ रहे होंगे। करंट का मतलब है वेव्स, उसकी जो लहरें हैं, ये इन परिंदों को हेल्प करती हैं कि ये अपने परों को फड़फड़ाए बगैर, यानी हिलाए बगैर, फ्लटर कहते हैं पर फड़फड़ाना या हिलाना। आपने देखा होगा परिंदे जब उड़ते हैं तो वो अपने परों को फड़फड़ाते हैं, तो फड़फड़ाए बगैर बिल्कुल स्ट्रेट मोशन में ये घंटों ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे ईगल्स हैं, हॉक्स हैं, वल्चर्स हैं, गिद्ध वगैरह या उकाब या बाज वगैरह। सो दे आर कॉल्ड बेस्ट थर्मल क्लाइंबर्स। इन्हें बेहतरीन थर्मल क्लाइंबर कहा जाता है।
अब ज़रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उसके बाद रेडिएशन की तरफ आते हैं और उम्मीद है कि इसके बाद हम चैप्टर के ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं। सी ब्रीज़, लैंड ब्रीज़, ये क्या है जी? ये नसीम बहरी है और ये नसीम बर्री है। नसीम कहते हैं हवा को, और बहरी और बर्री का मतलब क्या होता है जनाब? बर्री का मतलब है ये लैंड यानी ज़मीनी, और बहरी का मतलब होता है समंदरी। समंदरी हवा और ज़मीनी हवा, आई एम श्योर आपको समझ आ गई। उर्दू में मैंने इसलिए समझाया कि बाज़ औक़ात ये वर्ड्स आपके सामने आ जाते हैं। ये सी ब्रीज़ दिन के वक्त होती है क्योंकि सूरज की जो गर्म रोशनी है, गर्म जो किरणें हैं वो इसके ऊपर पड़ती हैं जी, आपके ये जो समंदर है, इससे जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। कूल सी ब्रीज़ और वार्म एयर इधर की तरफ जाती है क्योंकि ज़ाहिर है ये जगह भी इसकी गर्म होकर तपना शुरू कर देती है जो उसका लैंड होता है। रात के वक्त ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। बहरहाल ये बहुत आसान सी चीज़ है, यानी लैंड एंड सी ब्रीज़ है, ब्लोइंग ऑफ विंड्स स्पेशली नियर सी एरियाज इज़ ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट से ये होता है, बहुत आसान सी चीज़ है। फिर भी अगर ये आपको समझ ना आया तो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा आने वाले किसी लेक्चर में। बहुत आसान सी चीज़ है। सी ब्रीज़ दिन को और लैंड ब्रीज़ रात के वक्त होती है। अच्छा, रेडिएशन क्या है? रेडिएशन अभी मैंने बताया था कि जो सूरज की रोशनी हम तक आ रही है वो एक रेडिएशन की सबसे बड़ी एग्जांपल है। चलें मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ हीटर की। जब हम बैठते हैं किसी इलेक्ट्रिक हीटर के करीब या गैस हीटर के करीब, द हीट फ्रॉम इट डज नॉट रीच अस बाय कंडक्शन। ज़ाहिर है हम उसको टच तो नहीं कर रहे होते ना, हम उसके साथ हाथ तो नहीं जोड़ रहे होते, बल्कि हम अपने हाथ और अपने जिस्म को उससे दूर रख रहे होते हैं, क्योंकि अगर उसको टच करेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे या जिस्म का कोई भी हिस्सा। तो वो कंडक्शन से हम तक उसकी हीट नहीं पहुँचती, बिकॉज एयर इज़ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि एयर तो पुअर कंडक्टर है। इट नीदर रीचेज अस बाय कन्वेक्शन बिकॉज हीटेड एयर राइज अप। तो जाहिर है कि हीटेड एयर तो ऊपर की तरफ उठती है। द हीट फ्रॉम सन रीचेज अस फ्रॉम मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। तो जनाब अब सूरज की रोशनी हम पर मिलियंस ऑफ किलोमीटर से पहुंच जाती है एम्प्टी स्पेस में, नीदर कंडक्शन बाय कन्वेक्शन। तो ना तो कंडक्शन है ना कन्वेक्शन है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है इसके पीछे? इसके पीछे होता है जनाब रेडिएशन। तो इन तमाम अगर आप ऑब्जर्वेशंस में देखें, हीट रीचेज अस बाय रेडिएशन ऑफ हीट। रेडिएशन का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं रेडिएशन को, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस विद और विदाउट हैविंग अ मटीरियल मीडियम इन बिटवीन। वेरी सिंपल। आपके और हीटर के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, आपके और सूरज के दरमियान कोई मीडियम नहीं होता, वो आपसे दूर हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी हीट महसूस कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रेडिएशन। क्योंकि इसमें ये होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आप तक पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। और ये इससे पहले स्टूडेंट्स मैं पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, अनलाइक साउंड वेव्स जो मटीरियल मीडियम है या मटीरियल मीडियम ऑफ वेव्स हैं, उन्हें मटीरियल मीडियम चाहिए होता है, कोई हवा या कुछ सॉलिड गुजरने के लिए, और वो स्पेस में नहीं गुजर सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्पेस में खला में गुजर सकती हैं। इन रेडिएशन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग मैटर। रेडिएशन में जो एनर्जी है वो बग़ैर मैटर को इन्वॉल्व किए जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, यानी उसके लिए मैटर का इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हीटर के ऊपर बैठ जाएँ तो आप तक हीट ट्रांसफ़र होगी, या जैसे कि आप हीटर को प्रैक्टिकली पकड़ लें या चूल्हे को, तब आपको गर्माइश मिलेगी। आप उससे फासले पर भी बैठे हैं, मसलन हीटर या चूल्हा कमरे के वस्त में है, आप लोग उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, या कहीं आप कैंपिंग कर रहे हैं, गांव में आपने लकड़ियां जलाई हुई हैं जैसा अक्सर हम करते हैं, उसके इर्द गिर्द बैठे हैं तो हमें उसकी हीट आसानी से मिल रही होती है। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। सो जनाब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, यानी रेडियो वेव्स, ज़ाहिर है विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रे, गैमा रे जो भी हैं, दे कैरी एनर्जी, बट इंफ्रारेड जो होती है ना IR, दे कैरी मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। So radiation method is used to warm the greenhouse even in winter. Very simple. Thermal insulation for constructing buildings. ये तो खैर बहुत आसान है, आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में, आप छतों को इंसुलेट करते हैं ताकि हीट जो होती है ना जब छत पर पड़ती है तो वो नीचे वाली स्टोरी को मुतासर ना करे, कमरे गर्म ना हो, तो उसे थर्मल इंसुलेशन कहा जाता है। हीट एंटर्स द बिल्डिंग फ्रॉम ऑल साइड बट मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट एंटर्स थ्रू रूफ। यानी कि आपके घरों में हीट वैसे तो हर तरफ से दाखिल होती है, लेकिन मोस्टली जो हीट का अमाउंट होता है वो छतों से दाखिल होता है स्टूडेंट्स। अब ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों है। देखें, अब लेट सपोज ये मेरा स्टूडियो है, इसके दाएं और बाएं जो है ना ये घर मौजूद हैं।
तो जाहिर है कि घरों की वजह से इसकी इंसुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई है, क्योंकि मेरी दीवारें जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं है सन के साथ या सनलाइट के साथ। सामने की तरफ से भी एम्प्टी स्पेस है, वहाँ सूरज की रोशनी वैसे नहीं पड़ती। बैक एंड पे मैं देखूँ तो वहाँ पे भी घर है, सिर्फ ऊपर की जगह रह जाती है रूफ, जहाँ से सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और डायरेक्टली वो अफेक्ट करती है हमारे घर को या हमारे स्टूडियो को। तो हीट मोस्टली आपके घर में एंटर होती है रूफ से। तो जनाब आगे चलते हैं। ऑल थ्री प्रोसेस कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ट्रांसफर हीट इनटू बिल्डिंग, यानी तीनों तरीक़ों से, क्योंकि आपको पता है कि छतें गर्म होंगी, फिर वो नीचे हीट फेंकेंगी, वो एक रेडिएशन का प्रोसेस होगा। कन्वेक्शन करंट भी उसमें होंगे, और कंडक्शन इस तरह होगी कि वो टच करने से भी है। डिफरेंट मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड टू लोअर दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग। तो फिर मुख्तलिफ तरह के मेथड्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं ताकि इस गर्मी से बचा जाए और जो बिल्डिंग्स हैं उनके जो टेम्परेचर हैं उनको कम किया जाए। सबसे पहले तो फॉल्स सीलिंग है, बिलो द रूफ इज़ डन विद एयर ट्रैप्ड बिटवीन सीलिंग एंड रूफ, एयर बीइंग गुड इंसुलेटर रिड्यूसेस द हीट फ्लो। और फिर फॉल्स सीलिंग बहुत आसान होती है, छत के साथ एक और छत बना दी जाती है, उसके बीच में एयर रखी जाती है दोनों के दरमियान, ताकि वो एयर ट्रैप हो, हीट को आने से रोके। दूसरा, बाय लेइंग डाउन रिफ्लेक्टर्स आर शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। छत के ऊपर जहाँ सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ पे रिफ्लेक्टिव जो चीज़ें होती हैं, जो शाइनी होती है, जो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकती है, वो लगाए जाते हैं ताकि सूरज की रोशनी उससे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाए और वो उस आपकी छत में जज्ब ना हो, एब्जॉर्ब ना हो, और फिर वो नीचे ना आए, यानी आपके कमरों में। White washing the rooftop on start of summer season, these methods will definitely reflect most of the heat energy. आसान है। Thickness of the walls may be increased, वो तो वैसी हो जाती है। देखें, थिकनेस ऑफ वॉल जो होती है ना वो इस वजह से भी हो जाती है कि जैसे मैंने बताया कि मेरे इस बिल्डिंग के दाएं और बाएं घर हैं, तो मेरी जो दीवार है उसके साथ फिर ज़ाहिर है एक और दीवार जुड़ी हुई है दूसरे घर की, तो उससे थिकनेस ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। फिर उसके पीछे एम्प्टी स्पेस है, कमरा है यकीनन या कोई हॉल है उनका, तो उसकी वजह से भी एक मुझे इंसुलेशन मिल रही है, तो उससे हीट ट्रांसफ़र जो है ना वो इंतहाई रिड्यूस हो जाता है। तो साइडों से हीट हमें नहीं मिलती, ये चीज़ मेन है इसके अंदर समझने वाली। नाउ अडेज वॉल इंसुलेटिंग पैनल ये भी मिलते हैं, आपको पता है दीवार के ऊपर मुख्तलिफ पैनल लगाए जाते हैं। डबल ग्लेज विंडोज़ होती हैं और डोर्स होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। अब ये जो डबल ग्लेज विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल किए जाते हैं ये कैसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि डबल ग्लेज का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर डबल शीशे और इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे ग्लास शीट जो होती है वो अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। So yeah जनाब, these are the basic methods which are now commonly used to insulate buildings which help to maintain the temperature inside the building। ये आप देख सकते हैं और यकीनन आप में से भी बहुत से लोगों के घरों में ये चीज़ें होंगी। So ये जनाब हमारा चैप्टर था, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। इसमें अब तक ओवरऑल इस तमाम चैप्टर में और तमाम लेक्चर्स में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।